चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास आफ्टर द लास्ट अटेम्प्ट रिजल्ट फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट ऑफ कैफ 2 टैक्सेशन प्रिंसिपल एंड कंप्लायंसेस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है थोड़ा सा रिजल्ट के हवाले से भी डिस्कस कर रहे होंगे, थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि रिमेनिंग जो भी हमारे पास टाइम है इसमें हम इस सब्जेक्ट को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से लेकर चलें। ऑब्वियसली एक तो हमारे पास रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कैफ 2 का सब्जेक्ट जो है तकरीबन महीना पहले स्टार्ट किया था और अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिजल्ट के बाद अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट में उनको पेपर क्लियर ना हो सका, तो अब रिजल्ट के बाद ये कैफ 2 रीजॉइन किए। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी अब रिमेनिंग डेज़ के लिए, किस तरह से हमें इस कोर्स को लेकर चलना है, किस तरीके से अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से जिनकी पहली अटैम्प्ट है उन्होंने वो स्ट्रेटजी वो डायरेक्शन अडॉप्ट करनी है कि उनका इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर क्लियर हो सके। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे और हम अपना एक हेड ऑफ इनकम भी स्टार्ट कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम ये डिस्कस करें कि अभी हमारा लास्ट वीक रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और रिज़ल्ट के बाद अब हमारा अनफॉर्चुनेटली लेट से कैफ 2 का पेपर रुक गया है, या लेट से कि रिज़ल्ट के बाद हमारे सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर कुछ वेरिएशन आई है और हम कैफ 2 अब उठाने का सोच रहे हैं, तो क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि हम रिमेनिंग टाइम के अंदर कैफ 2 को कवर कर सकते हैं? आइदर हम कैफ 2 को पहली बार पढ़ रहे हो या फिर आइदर कि हम ऑलरेडी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, आधा अधूरा पढ़ चुके हैं, पेपर पास नहीं हुआ, तो रिमेनिंग टाइम में हम कैफ 2 को प्रॉपर्ली कवर कर सकें। सर, इसके लिए हमें थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। थोड़ी सी प्लानिंग करने के लिए ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी हम मई के स्टार्ट में हैं, अभी हम मई के स्टार्ट में मौजूद हैं, तो हमारे पास मई का महीना अवेलेबल है, जून का महीना अवेलेबल है, जुलाई का महीना अवेलेबल है और मिड ऑफ अगस्त तक, मेरे ख्याल है कि 17 अगस्त पे आपका जो है ना पहला एग्ज़ाम है। तो आपके पास यूँ कह लें कि अगस्त का तकरीबन आधा महीना अवेलेबल है। 17 अगस्त 2026 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। अब 17 अगस्त 2026 से अगर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो मैं अगस्त के जो 15-20 दिन है या 15-16 दिन है उसको काउंट नहीं करता, क्योंकि यार ये 15-16 दिन तो हमारे पास प्योरली इंटायरली रिवीजन के लिए होने चाहिए। अगर मैं अगस्त के महीने को हटा भी दूँ तो भी हमारे पास मई, जून, जुलाई ये 3 महीने का टाइम अवेलेबल है और 3 महीने का मतलब है 90 डेज़। 3 महीने का मतलब है 90 डेज़। अगर हम कैफ 2 का ओवरऑल कोर्स कंटेंट देखें, अगर हम ओवरऑल कैफ 2 का कोर्स कंटेंट देखें तो तकरीबन 85 टू 90 आवर्स का ये कैफ 2 का ओवरऑल कोर्स कंटेंट, 85 टू 90 आवर्स का ये ओवरऑल कैफ का कोर्स कंटेंट है। और ये सब कुछ है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट्स भी है, इसमें आपकी मैक्सिमम नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस भी है, इसमें आपके पास पेपर की कवरेज भी है। यानी कि 80-90 घंटों के लेक्चर्स के अंदर आप अपना कैफ 2 कंप्लीटली कवर कर सकते हो। मैं रिफ्रेशर या रिवाइज करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर तुम बिल्कुल जीरो से भी आज स्टार्ट करो तो भी तुम 85 टू 90 आवर्स में कैफ 2 कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम जीरो कवर कर सकते हो। और कैलकुलेशन को देखें तो हमारे पास 90 डेज अवेलेबल है। अब मैं जानता हूँ कि इसके अंदर हो सकता है कि बीच में मुहर्रम भी आ रहा हो, अभी तो बकरा ईद भी आने वाली है, तो थोड़े उन दिनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज आपके पास 90 डेज़ का टाइम अवेलेबल है। सर, हमारी सिंपल सी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सर, हमारी सिंपल सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें डेली बेसिस पे एटलीस्ट 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे, ये कम से कम है, इससे कम में गुजारा नहीं होगा, कम से कम हमें 3 घंटे कैफ 2 को देने पड़ेंगे। 3.5 घंटे 4 घंटे देते बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 घंटे से कम में गुजारे नहीं होगा। अगर आप डेली बेसिस पे आज से अगले 3 महीने तक कैफ 2 को 3 घंटे दे सकते हैं, 3.5 घंटे दे सकते हैं, तो आप इस पोजीशन में है कि आप इसे कंप्लीटली आज डे 1 से स्टार्ट भी करके जुलाई के एंड तक कंप्लीट कर सकते हैं। आप इस पोजीशन में कि आप इसे अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इन 3 महीनों में हम तीन घंटों में हम क्या कर रहे होंगे? सर, हमें सिंपल से एक अप्रोच फॉलो करनी है। हम अपने इस 3 घंटे की ड्यूरेशन को, हम अपने इस 3 घंटे के कैफ 2 के स्टडी टाइम को 3 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। सर, पहला आवर हम डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे। पहला आवर हम डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे, यानी कि डेली आपने रिवाइज करना है कि आपने पिछले दिन, पिछले हफ्ते में, पिछले 2 हफ्ते में, पिछले 15 दिन में, पिछले 20 दिन में जो कुछ पढ़ा डेली बेसिस पे आपने रिवाइज करना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आज हम कैफ 2 स्टार्ट कर रहे हैं तो आज हमने आज का कंटेंट कवर किया,
अब जब हम कल पढ़ेंगे तो पहले हम आज का रिवाइज करेंगे, फिर कल का नया टारगेट या नया जो भी लेक्चर वगैरह वो कवर करेंगे। 3 दिन बाद पढ़ेंगे तो पहले शुरू के 2 दिनों की चीज़ों को रिवाइज करेंगे, फिर तीसरे दिन की चीज़ पढ़ेंगे। 1 हफ्ते बाद पढ़ रहे होंगे तो पहले 1 हफ्ते का कंटेंट थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर नई चीज़ पढ़ेंगे। तो डेली 1 घंटा आपने रिवीजन करना है। जो चीज़ आपने कल पढ़ी, जो चीज़ आपने परसों पढ़ी, जो चीज़ आपने पिछले 1 हफ्ते में पढ़ी, जो चीज़ पिछले आपने 2 हफ्ते में पढ़ी, हर चीज़ को आपने डेली बेसिस पे 1 घंटा लोकेट करना कि मैं डेली बेसिस पे रेगुलर रिवीजन कर रहा हूँगा। और रिवीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, टैक्स जैसा सब्जेक्ट, लीगल सब्जेक्ट, इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ती है कि यार फला जगह पे टैक्सेशन इस तरह से होगी, फला जगह पे 2 चीज़ों का हायर लेना होगा, फला जगह पे 2 चीज़ों का लोअर लेना होगा, ये मल्टीप्लाई करना होगा, इस तरह से सम बनेगा, ये चीज़ टैक्स करवानी है, ये चीज़ एग्जाम। तो जब इतनी रूल बेस्ड बातें आती है ना, तो आपको चीज़ों को थोड़ा बहुत रिटेन करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। और जितना ज़्यादा आपकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी रिटेंशन लॉन्ग टर्म हो रही होगी। आज तुम सैलरी की टैक्सेशन का कोई मेथड पढ़ते हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कोई टैक्सेशन का मेथड पढ़ते हो, बहुत अच्छे से समझ आता है। लेकिन अगर तुमने इसको अगले 2-3 दिन के अंदर रिवाइज नहीं किया और हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर आज तुमने एक चीज़ पढ़ी, 2 दिन बाद उसे रिवाइज किया, मजीद 2 दिन बाद उसे रिवाइज किया, मजीद 2 दिन बाद उसे रिवाइज किया, 2-3 दफ़ा उसको तुमने रिवाइज कर लिया ना, वो तुम्हारी मेमोरी में ऐसा सेव हो जाएगा कि फिर तुम उसे अगले साल 1.5 साल तक उसको भूलने वाले नहीं हो। तो रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रखा करें। ये नहीं कि आज एक चीज़ पढ़ी है वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद रिवाइज करूंगा, नहीं। एक चीज़ आज पढ़ी है, कोशिश करें विद इन अ वीक रिवाइज कर ले, कोशिश करें विद इन अ सेकंड वीक दोबारा रिवाइज कर ले, कोशिश करें विद इन अ थर्ड वीक उसको तीसरी बार रिवाइज कर ले। जब आप रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो ना, तो आपकी रिटेंशन लॉन्ग टर्म और परमानेंट होने लग जाती है। तो 1 घंटा सिर्फ हम रिवाइज करेंगे, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। फिर अगला 1 घंटा हम लेक्चर कवर करेंगे। डेली 1 घंटे का लेक्चर कवर करना है। डेली आपने 1 घंटे का लेक्चर कवर करना है। और सिंपल सी मैथ्स है सर, 90 दिन 90 आवर्स के लेक्चर्स, 90 दिन 85 90 आवर्स के लेक्चर्स। तो आपके सामने कैलकुलेशन, अगर मैं डेली 1 घंटे का भी लेक्चर कवर करूं तो बाय द एंड ऑफ जुलाई मेरा कंप्लीटली कैफ 2 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मेरा कंप्लीटली कैफ 2 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि 1 घंटे का लेक्चर ही मैंने बहुत कम रखा है पर डे। देखने को आप बआसानी 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर भी एक दिन में देख सकते हो, लेकिन मैं मिनिमम साइड पे आपको प्लान बना के दे रहा हूँ, मिनिमम साइड पे आपको टारगेट दे रहा हूँ कि यार इससे कम में गुजारा नहीं होगा। कम से कम ये तो करना पड़ेगा, 1.5 घंटा लेक्चर देखते हो या 2 घंटा लेक्चर कवर करते हो, वेल एंड गुड है। लेकिन कम से कम आपको डेली बेसिस पे 1 घंटे का लेक्चर तो कवर करना ही है। अब वो 1 घंटे का लेक्चर लाइव क्लासेस की फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्डेड स्मार्ट क्लासेस की फॉर्मेट में भी हो सकता है। जो आपके लिए कन्वीनियंट है, जो आपके लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट है, आप उस अप्रोच को फॉलो करें। आपको लाइव क्लासेस में मजा आता है, लाइव क्लासेस भी अटेंड करें। आपको रेगुलर स्मार्ट क्लासेस की पेज पे तेजी से आगे चलना है, लेकिन डेली 1 घंटे का हमने लेक्चर जरूर कवर करना है। फिर तीसरे आवर में हमने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तीसरे आवर में हमने जो पढ़ा है हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, अगेन मैं या मेरी जगह अल्लाह का कोई और फरिश्ता आकर स्टूडेंट्स को कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा दे, सिर्फ लेक्चर से, सिर्फ क्लासेस लेने से आपका पेपर पास नहीं होगा। जब तक आपने जो पढ़ा है आप उसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपने जो कुछ पढ़ा है, जब तक आप उसकी खुद से रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करोगे, सर आपका पेपर पास नहीं होना। ये चीज़ आप लिख कर रख ले, ये पत्थर पे लकीर है, इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। तो डेली 1 घंटा हम रिवीजन करेंगे, 1 घंटे का लेक्चर कवर किया, और जो कुछ हमने लेक्चर में कवर किया उसी में जो कुछ हमें सिखाया गया हम डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर तो लेक्चर में कोई होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है तो उस होमवर्क क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे होंगे। अगर लेक्चर में कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं है तो लेक्चर में जो सवाल करवाएगा उसी की हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अपने हाथों को घिसना पड़ेगा, अपने हाथों को इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने हाथों से। जब तक आप अपने हाथों से खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 2D में मुझे सुनेंगे, 2D में मुझे देखेंगे और मुझे सवाल सॉल्व करते हुए देखेंगे, तो वो बात नहीं बनेगी। यार हम बचपन से क्रिकेटर्स को, फुटबॉलर्स को क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल देखते हुए बड़े हुए हैं, तो क्या क्रिकेटर को सिर्फ क्रिकेट खेलते हुए देखने से हम क्रिकेट सीख सकते हैं? या एक बंदा ड्राइविंग कर रहा है तो एक बंदे को ड्राइविंग करते हुए देखने से हम गाड़ी चलाना सीख सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। अगर आपको खुद गाड़ी चलाना सीखना है तो आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ेगा, स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगर आप कोई स्पोर्ट्स के देखते हो, क्रिकेट की बात करते हो, फुटबॉल की बात करते हो, तो सिर्फ देख के आप वो चीज़ नहीं सीख सकते। जब तक आप ग्राउंड में खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद गिरोगे नहीं, खुद आपको चोट नहीं लगेगी, वो चीज़ आपको नहीं आ रही होगी। तो मुर्तज़ा का एक सवाल बैठकर सॉल्व कर रहे हो और आप उसको देख रहे हो और आप समझ रहे हो कि यार मुझे भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से ये चीज़ें करनी पड़ेगी।
ये 3 चीज़ें मिनिमम है, ये 3 चीज़ें मिनिमम है जो आपको करनी पड़ेगी अगर आप अभी कैफ 2 स्टार्ट कर रहे हो और आने वाले 3 महीने में इसको प्रिपेयर करना चाहते हो। एक बच्चा कह रहा है सर 3 आवर्स तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो टाइम नहीं मिल पाता। सर अगर ये पोजीशन है कि 3 आवर्स ज़्यादा है और इतना टाइम नहीं मिल सकता, तो फिर मैं आपको जेन्युइनली ब्रदरली एडवाइस कर रहा हूँ कि फिर आपके लिए सीए नहीं है। आप मई के स्टार्ट में आने वाली अगस्त सितंबर को प्लान करें और कह रहे हो कि यार मैं अपने सब्जेक्ट को 3 घंटे भी ना दे सकूँ, तो फिर आप सीए में क्यों हो? मतलब एज अ स्टूडेंट अगर आपने 2 या 3 कैफ के सब्जेक्ट्स पिक करवाए तो आपके दिन का तो मेजरली पोर्शन 8-9 घंटे आपकी पढ़ाई को जाना चाहिए। और अगर आपके पास 8-9 घंटे पढ़ाई के लिए नहीं है तो बिलीव मी आप गलत फील्ड में आ गए। आपको ऐसी फील्ड करें जहाँ पे पूरे दिन में टोटल 2-3 घंटे पढ़ना होता है। सी इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। अच्छा जी, अब लास्ट वीक रिजल्ट अनाउंस हुआ। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद पिछले एक हफ्ते से मैं सारे स्टूडेंट्स से मुसलसल डिस्कशन में था, कांटेक्ट में था। माशाल्लाह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर क्लियर हुआ, लेकिन अगेन 30% 40% स्टूडेंट का रिजल्ट पास हुआ होगा। मोर देन 50% स्टूडेंट्स अभी भी वो हैं जो कि फेल हुए हैं। तो इन सारे स्टूडेंट्स से जब मैंने डिस्कस किया ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे फीडबैक्स, बहुत सारी सिचुएशंस मैंने बच्चों से डिस्कस करके मालूम की, और मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, मेरे पास सैकड़ों स्टूडेंट से मेरी इन एक हफ्ते के अंदर बात हुई, और इन सैकड़ों स्टूडेंट्स ने मुझे डिफरेंट तरह के मसले बताए कि सर हमारा पेपर फेल हो गया, हमारा पेपर इस वजह से फेल हुआ, हमारा पेपर उस वजह से फेल हुआ। तो इन सारे स्टूडेंट्स को मैं ब्रॉडली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकता हूँ। मैं ब्रॉडली 3, मैंने मतलब ये देखा कि यार मैंने जितने लोगों से बात की ना, वो इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, वो इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहे थे। पहला स्टूडेंट जो कि कह रहा है कि नॉट प्रिपेयर्ड। एक बच्चा जो फेल हुआ, मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों फेल हुआ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी क्या गलती है? कहता है सर मेरी प्रैक्टिस कम थी। कहता है सर मैंने थ्योरी याद नहीं की थी। कहता है सर मैंने कोर्स कंप्लीटली कवर नहीं किया था। यानी एक बच्चा पूरी ईमानदारी से अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि सर सच्ची बात है लेक्चर्स कवर कर लिए थे लेकिन प्रैक्टिस नहीं की थी। सर सच्ची बात है लेक्चर्स पूरे कवर नहीं किए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए थे, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मुनासिब कर लिया था। एक बच्चा कहता है सर सच्ची बात है लेक्चर्स तो कवर कर लिए थे लेकिन जो थ्योरी का पोर्शन था वो याद नहीं किया था, थ्योरी को हमने आधा अधूरा छोड़ दिया था। तो मैं ये समझता हूँ यार ये सेफ जोन है। सेफ जोन क्यों है? क्योंकि यार आपने जो गलती की ना, आपको पता है वो मिस्टेक, आपके अंदर जो शॉर्टकमिंग्स थी, आपके पार्ट पर जो एरर था, एटलीस्ट आपको वो पता है। और जब आपको पता है ना कि हाँ यार ये चीज़ मैंने नहीं की थी, तो आपको ये भी पता है कि अब मुझे करना क्या है। भाई अगर तुमने लास्ट अटेम्प्ट में लेक्चर्स प्रॉपर्ली कवर नहीं किए थे तो बस सिंपल सा रूल है ना, अब इस दफ़ा लेक्चर्स कंप्लीटली कवर करना है। लास्ट अटेम्प्ट में अगर तुमने प्रैक्टिस प्रॉपर्ली नहीं की थी तो सिंपल सा रूल है, इस दफ़ा मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। लास्ट अटेम्प्ट में अगर तुमने थ्योरी याद नहीं की थी तो सिंपल सा रूल है, इस दफ़ा थ्योरी याद करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ वेरी सेफ जोन। रीज़न बीइंग कि यू नो कि आपका मसला क्या था, यू नो कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम था, अब आपने उस चीज़ के ऊपर मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, फिर एक और स्टूडेंट आया, वो कहता है सर मेरी तैयारी बड़ी तगड़ी थी, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैंने लेक्चर्स भी टाइमली कवर किए थे, प्रैक्टिस भी की थी, रिवीजन भी किया था, थ्योरी भी की थी, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में पहुंचा और एग्ज़ाम के 3 घंटों में मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया और मैं उसको सॉल्व करने लगा, तो पता नहीं मुझे क्या मेरे सर पे भूत सवार हो गया। मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पाया, वहाँ पे मेरे पसीने छूट गए, वहाँ पे मुझे चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही थी। मैं मुश्किल से 60-65 मार्क का पेपर अटैम्प्ट कर पाया, 80-90 मार्क का पेपर ही नहीं कर पाया। तो ये भी एक जेन्युइन मसला है जो कि स्टूडेंट के साथ आता है कि यार बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, डिसिप्लिन के साथ उन्होंने पिछले 6 महीने पढ़ाई की होगी, लेक्चर्स भी टाइमली कवर किए होंगे, मॉक भी दिए होंगे, क्या कहते हैं प्रैक्टिस भी की होगी, थ्योरी भी याद की होगी, लेकिन एग्ज़ाम में पहुंचने के बाद एट टाइम्स हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं कि यार कभी हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, कभी हम चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाते, कभी हम ब्लंडर्स करके आ जाते हैं, कभी हम क्वेश्चन रीड नहीं करते। ये भी सिचुएशन है जो कि मेरी बहुत से स्टूडेंट से बात हुई तो उनके साथ ये वाला मसला आया। अगेन दिस इज थोड़ा मसले वाली बात है ये, लेकिन स्टिल ये भी मैं समझता हूँ कि यार ये भी कोई इतनी बुरी हालत नहीं है, ये भी आपका एक तरीके से बेटर जोन ही है। क्यों? मुझे पता है कि ये मसला अभी हमें इसका हल नहीं पता, लेकिन हमें एटलीस्ट अपना मसला तो पता है
कि यार हम एग्जाम के 3 घंटों में अंडर परफॉर्म कर जाते हैं, हम वैसे बड़ी अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन पता नहीं मैच खेलने जाते तो पहली बॉल पे आउट हो जाता है। अब इस तरह के स्टूडेंट को क्या करना है, इस तरह के स्टूडेंट को क्या करना है सर, इस तरह के स्टूडेंट को पहले दो चीज़ों को रिवाइज करना है, पहले दो चीज़ों को रिवाइज करना है, उसके बाद अपने आप को एग्ज़ाम सिचुएशन में रख कर ड्रिल करना है, यानी कि अपने आप को एग्जाम सिचुएशन से मल्टीपल टाइम गुजारना है। सर क्या मतलब, वंस आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, वंस आप अपना कोर्स कंप्लीटली रिवाइज कर लें, फिर आप रिवीजन मतलब फाइनल रिवीजन के वक्त आखिर के 20, 25, 30 दिनों के अंदर 3-3 घंटे के स्लॉट के लिए अपने आप को आइसोलेट करें और पूरा पूरा पास पेपर इस तरह से सॉल्व करें कि एज इफ आप एग्जाम में बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हो। यानी कि आपने कैफ 2 लेट से टारगेट किया कि मैं मिड ऑफ जुलाई एंड ऑफ जुलाई तक टारगेट करूंगा और फिर उसके बाद मैं डेली एक अटेम्प्ट का पेपर सॉल्व करूंगा और इस तरह से सॉल्व करूंगा एज इफ कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ। यानी कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होगा, एयरप्लेन मोड पे होगा, मैं आइसोलेशन में या तो लाइब्रेरी में मौजूद होऊंगा या अपने घर के रूम में मौजूद होऊंगा, लेकिन मेरे पास उन 3 घंटों में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मैं 3 घंटे बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ, अलोन हूँ और फिर मैं पूरा पेपर बिल्कुल इस तरह से सॉल्व करूंगा एज इफ कि मैं आईकेप के एग्जाम में बैठ के देखा हूँ। देखो जब तुम ये वाला काम करोगे ना तो पहली अटैम्प्ट में हो सकता है तुम 60-65 अटैम्प्ट करो, लेकिन दूसरी अटैम्प्ट, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, एक वक्त आएगा कि 60 से 65 होगा, 65 से 70 होगा, 70 से 75 होगा, 75 से 80 होगा और 8-10 अटैम्प्ट के पेपर इस तरह से सॉल्व करने के बाद आप इस पोजीशन पे आएंगे इंशाल्लाह कि आप 85 to 90 मार्क का पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आपकी तैयारी में मसला नहीं है लेकिन आप एग्जाम के 3 घंटों में पैनिक कर जाते हैं तो आपको फिर अपने आप को लाइक सिचुएशन से गुजारना पड़ेगा। अपने आप को 3 घंटे आइसोलेट करें, पेपर उठाएं और पूरा पेपर सॉल्व करें एज इफ कि आप एग्जाम में बैठ के पेपर दे रहे हैं। अब तीसरा स्टूडेंट जो कि मेरे हिसाब से एक खतरनाक सिचुएशन है, एक बच्चा कहता है सर मैं प्रिपेयर्ड भी था, मैंने परफॉर्म भी किया, यानी एग्ज़ाम से पहले मैंने लेक्चर्स प्रॉपर्ली कवर किए थे, थ्योरी का पोर्शन कवर किया था, कंप्यूटेशनल प्रैक्टिस सब कुछ की थी, सब कुछ किया था, जो आपने बताया था सब कुछ किया था। मैंने जब पेपर में बैठा, पेपर भी मुझे आता था, मैंने पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया, पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया, घर आके मार्क्स कैलकुलेट किए, मेरे हिसाब से मेरे 55 मार्क्स, 60 मार्क, 65 मार्क बन रहे थे, यानी कि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि यार ये मेरा पेपर निकल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा पेपर फेल हो गया। ऐसा होता है, अगर आपके साथ आज नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि आप कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन भी फेस करोगे कि आपकी तैयारी भी बड़ी तगड़ी है, आपने तैयारी भी बड़ी अच्छी कर रखी है, आपने एग्जाम में भी बड़ा परफॉर्म किया है, पेपर के बाद आप बड़े कॉन्फिडेंट हो और अपने आप से कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार ये पेपर इतना अच्छा हुआ है कि ये पेपर निकल जाएगा, लेकिन रिजल्ट आता है तो खुदा ना खास्ता वो पेपर फेल हो जाता है। अब ये इसको मैं वर्स्ट जोन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार ये वो सिचुएशन है कि यहाँ पर आपको अपनी मिस्टेक्स का ही नहीं पता कि यार आपसे गड़बड़ क्या हुई है, आपको अपनी गलती का ही नहीं पता। तो जब तक हमें अपने एरर्स ही नहीं पता होंगे, जब तक हमें अपनी गलती ही नहीं पता होगी, तो हम स्ट्रेटजी कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। यहाँ पे आपका पहला स्टेप होगा टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, कि यार आपको आपके पार्ट पे गलती क्या हुई है। अब अपनी गलती को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, अपनी मिस्टेक को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, इसके देखिए 2-3 सॉल्यूशंस है। पहला सोल्यूशन ये है कि अगर आपके 40+ पे पेपर रुका है, आपका मार्क्स 40 से ज़्यादा है, तो आईकेप में एक फीडबैक ऑप्शन होता है। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के 40 से ज़्यादा मार्क्स पे पेपर रुका हो तो वो आईकेप में जाकर या आईकेप की वेबसाइट से एक फीडबैक फॉर्म फिल कर सकता है। ऑब्वियसली उसकी कुछ फ़ीस होती है, अगेन अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, मेरे ख्याल 10-12 हज़ार के आसपास की कोई फ़ीस होगी। तो अगर आपके 40 से ज़्यादा मार्क्स है तो आप आईकेप से फीडबैक ले सकते हो कि आपको आईकेप आपके पेपर के ऊपर इंडिविजुअल फीडबैक दे रहा होगा, आपसे आंसर कॉपी शेयर नहीं करेगा, लेकिन आपको मेरे ख्याल है कि क्वेश्चन वाइज मार्क्स वगैरह बता देगा या फीडबैक दे देगा कि यार आपके पेपर में ये मसला था या ये आपने एरर्स किए, ये चीज़ें सही की।
तो एक तरीका तो ये है कि अगर हमारे पास 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं, हम फाइनेंशियली वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली आईकेप से ही फीडबैक ले लें कि यार हमारे पेपर में क्या भंडा हो गया था, हमारा पेपर क्यों रुक गया। इन केस के हमारे मार्क्स 40 से भी कम है, या इन केस हमारे पास आईकेप के फीडबैक लेने के फीस के पैसे नहीं है, क्योंकि वो फ्री में तो सर्विसेज नहीं है, उसकी कुछ फीस है, तो दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका यह है कि आप लास्ट अटेम्प्ट का पेपर सॉल्व करें और लास्ट अटेम्प्ट का पेपर विदाउट रिवीजन सॉल्व करें, रिवाइज किए बगैर आप लास्ट अटेम्प्ट का पेपर सॉल्व करें। आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आईकेएम की वेबसाइट पे भी होगा, और जितना आपको रिकॉल हो रहा है ना, जितनी चीज़ें आपको रिकॉल हो रही है कि यार मैंने एग्जाम में ये किया था, मैंने एग्जाम में वो किया था, जितनी चीज़ें आपको रिकॉल हो रही है उसी चीज़ों को रखते हुए आप लास्ट अटेम्प्ट का पेपर सॉल्व करें विदाउट रिवीजन। और फिर जो भी आपका सोल्यूशन हो इसको आईकेएम के सोल्यूशन के साथ कंपेयर करें, तो आपको समझ आएगा अच्छा यार ये कॉन्सेप्ट मेरा गलत था, या ये सवाल के अंदर मैंने ये वाली बात पिक नहीं की थी, या यहाँ पर मेरी थ्योरी वीक थी, या यहाँ पर मैंने चीज़ों को प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं किया, वर्किंग्स को प्रॉपर्ली रेफर नहीं किया। तो ये वाला काम आप कर सकते हैं कि आपने लास्ट अटेम्प्ट का पेपर सॉल्व किया और उसको आईकेएम के सोल्यूशन के साथ कंपेयर किया। आइदर तुम्हारी प्रेजेंटेशन का मसला है, वर्किंग का मसला है, कैलकुलेशन का मसला है, कॉन्सेप्ट्स का मसला है, थ्योरी का मसला है, उस कंपैरिजन में इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। ये भी नहीं हो सकता, तीसरा तरीका ये है कि आप 2-3 अटेम्प्ट के पेपर्स, कोई भी रिसेंट 2-3 अटेम्प्ट के पेपर्स को सॉल्व करें, और इन 2-3 अटेम्प्ट्स के पेपर को सॉल्व करने के बाद अपने किसी मुखलिस दोस्त, अपने किसी मुखलिस सीनियर को वो सोल्यूशन अपनी गैर मौजूदगी में चेक करने के लिए दे दें। यानी कि आपने अगेन खुद को पेपर लाइक सिनेरियो में रखा, 3 घंटे आइसोलेट कर दिया, वंस आपने लेट से कोर्स रिवाइज कर लिया। अब आपने कोर्स रिवाइज करने के बाद 2-3 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व किए, अगेन 3-3 घंटे का टाइम ब्रैकेट लगाकर, और 2-3 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करके अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है, कोई सीनियर है, कोई कज़न है जो कि आपसे सीनियर है, आप उसे रिक्वेस्ट करें कि यार काइंडली मेरा ये पेपर चेक करके दे दो, लेकिन वो चेकिंग आपकी गैर मौजूदगी में होगी। वो जो बंदा आपका पेपर चेक कर रहा होगा वो आपकी मौजूदगी में नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में वो पेपर आपको चेक करके दे। देखो अक्सर औकात होता पता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है, मुझे पता है लेट्स से कि पेंशन की टैक्सेशन किस तरह से होती है, और एग्जाम में सवाल आता है कि भाई पेंशन की टैक्सेशन को एक्सप्लेन करें। अब मैंने पेंशन की टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट लिखा, सही है। अब जब मैं वो कॉन्सेप्ट लिखता हूँ और मैं उस कॉन्सेप्ट को रीड करता हूँ, मैंने वो कॉन्सेप्ट लिखा और मैंने उस कॉन्सेप्ट को रीड किया, तो मुझे तो समझ आएगा ही ना कि मैंने क्या लिखा है, या मुझे तो समझ आ ही रहा है ना कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो बात पता है। तो होता यह है कि हमने एक बात लिखी, हम जब उसे रीड करते हैं तो हम कहते हैं हाँ सही है, क्योंकि हमें तो वो बात वैसे ही पता थी। लेकिन वही बात अगर मैं आपको रीड करने के लिए दूं, तो क्या आप उसे रीड करके वही समझ पा रहे हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं? भाई अक्सर ऐसा होता है, को आपका एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, तो आप उसके सामने नहीं बैठे हुए, उसे नहीं पता आपने कितने घंटे पढ़ा है, आपने कितने तैयारी की, आपके कॉन्सेप्ट किस लेवल के। आपका एग्जामिनर आपको आपकी आंसर कॉपी से जज कर रहा है, वो आपको आपके सॉल्यूशन से जज कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है कि भाई एक बात हमने लिखी, हमें वो पढ़कर समझ आ रही है, लेकिन अगर सामने वाला वो बात पढ़ता है तो सामने वाला उसका गलत मतलब निकाल लेता है, या सामने वाला वैसे नहीं समझ पाता जैसे हम बताना चाह रहे थे। भाई हमारी रिलेशनशिप में इसमें भी जनरली आपने देखा होगा कि मैसेजेस पे हमारे कभी दोस्तों से फड्डे वड्डे हो जाते हैं, और वो सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता है कि यार हमने कोई मैसेज किसी अलग टोन में लिखा होता है, सामने वाला उसे किसी अलग टोन में रीड कर जाता है। तो ये जो निब्बा निब्बी वाला फड्डा है ना, ये सिर्फ निब्बा निब्बी के दरमियान नहीं है, स्टूडेंट और आईके पे एग्जामिनर के दरमियान भी एग्जिस्ट करता है कि आपने अपने पार्ट पे एक कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से लिखा, आपको समझ आ रहा था कि हाँ यार ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो जो आईकेप का बंदा बैठा है वो ये कह रहा है यार ये क्या उल्टी बात कर दी इसने। और ये सिर्फ अगेन थ्योरी के सवालों में या केस स्टडी के सवालों में नहीं, ये कंप्यूटेशन में भी मसला आ जाता है। आपने कंप्यूटेशनल का एक सवाल सॉल्व किया, अपने हिसाब से उसकी वर्किंग, एक वर्किंग यहाँ कर दी, एक वर्किंग वहाँ कर दी, और वर्किंग्स को लेट से प्रॉपर्ली रेफर नहीं किया, या वर्किंग्स को आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर में करके सॉल्व कर दिया। अब एग्जामिनर को तो नहीं पता ना तुमने कैलकुलेटर में क्या एडलाइज किया है, एग्जामिनर को तुम वर्किंग्स प्रॉपर्ली रेफर नहीं कर पाए। तो जब आप ये वाला काम करते हो ना कि आपने 2-3 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करके अपने किसी दोस्त को, अपने किसी सीनियर को अपनी गैर मौजूदगी में चेक करने के लिए दिए। अच्छा, मैं गैर मौजूदगी पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपने सामने वो पेपर चेक करवाओगे ना, तो आप खुद ही बता रहे हो कि यार ये वाली बात मैंने यहाँ से लिखी है, ये वाली बात का वर्किंग यहाँ पर आ रही है, ये वाली नंबर मैंने ऐसे कैलकुलेट किया। नहीं,
टोटली आपकी गैर मौजूदगी में वो पेपर चेक हो, ताकि आपको सिंसियर ऑनेस्ट क्रिटिकल फीडबैक मिले कि यार तुम्हारे पेपर में मसला क्या है, तुम्हारी ड्राफ्टिंग का मसला है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स का मसला है, तुम्हारी कंपटीशन का मसला है, तुम्हारी रेफरेंस का मसला है, तुम्हारा मसला आइडेंटिफाई हो। क्योंकि देखो, जब तक हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं पता होगी, हम उसका सोल्यूशन, हम उसकी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। मैं इन दो स्टूडेंट्स को सेफ जोन में या बेटर जोन में क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज एटलीस्ट दे नो कि यार उनका मसला क्या है। जब उनको पता है कि यार उनका मसला क्या है, तो वो स्ट्रेटेजी उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इस स्टूडेंट को जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसने परफॉर्म अच्छा किया है, यानी वो वैसे तो इन दोनों से बेहतर था, लेकिन इसको मैं वर्स्ट जोन में इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि यार पहले इसको अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जब वो अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई कर लेगा, मिस्टेक आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा, सर हमें लग रहा है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं। हमें लग रहा है कि हमने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक्चुअली हमने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो जो भी उसकी मिस्टेक, जो भी उसकी शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई होगी, फिर हिसाब से उस पर काम किया जाएगा, उस चीज़ को ओवरकम किया जा रहा होगा। तो क्या ये बातें समझ आती है हमें? अच्छा जी, सर अब जनरल स्टूडेंट ने कहा कि सर इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल में डिफिकल्टी होती है, बहुत एडजस्टमेंट होती है, इसे कैसे डील करें? देखिए बहुत सिंपल है। आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल में मसला आ रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के 10 न्यूमेरिकल और सॉल्व करें। आपको सेल्स टैक्स के सवाल में मसला आ रहा है, आप सेल्स टैक्स के 10 सवाल और सॉल्व करें। आपको सैलरी टैक्सेशन में मसला आ रहा है, आप सैलरी टैक्सेशन के 10 सवाल और सॉल्व करें। मतलब प्रैक्टिस इज द की। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक के न्यूमेरिकल में आपको मसला है, किसी टॉपिक के कंपटीशन वाले सवाल में आते, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करो। वो हम एक कहावत सुनते हैं ना हमेशा, कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यस, ये बिल्कुल 100% परफेक्ट कहावत है। अगर हमें पता है कि यार इस चीज़ में हमारा मसला है, तो हमें उसे ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हम जो है ना उसके अंदर चैंपियन बन रहे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एक स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई भी की, और ये मुझे पिछले एक हफ्ते में, या पिछले हम समझ लें कि 5-6 साल से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, 8-10 साल से, मैंने मल्टीपल टाइम ये स्टूडेंट से फीडबैक लेकर सीखा है, मतलब जाना है। सर प्रैक्टिस, मैं रीड करता हूँ पहले क्वेश्चन। सर प्रैक्टिस के लिए सोल्यूशन देखे बगैर पहले खुद अटेम्प्ट करना है, और आप जो क्वेश्चन लेक्चर्स में करवाते हैं वो भी खुद से प्रैक्टिस करना है, या लेक्चर्स देखने के बाद? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ। आप कोई कॉन्सेप्ट कवर करते हो, सही है, उसके बाद उसका एक क्वेश्चन मैक्सिमम, ये आपने लेक्चर देखना है, ठीक है? आप कोई भी कॉन्सेप्ट है, आपने वो कॉन्सेप्ट देखा, उसका एक सवाल देखा कि यार ये कॉन्सेप्ट है, इसको यूँ सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर उसकी मज़ीद प्रैक्टिस हो रही है, यानी कि मैंने मज़ीद सिमिलर नेचर के सवाल करवाए हुए हैं, या होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, या फिर पास पेपर का क्वेश्चन है, तो आपके लिए ये गुनाह कबीरा होगा कि आप उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लें। भाई अगर एक कॉन्सेप्ट का मैंने एक सवाल करवाया, फिर उस जैसा मैंने एक और सवाल करवाया, उस जैसा मैंने एक सवाल होमवर्क में दिया, और उस टॉपिक के ऊपर सवाल पास पेपर्स में आए, तो अगर आपने इनका लेक्चर देख लिया ना, अगर आपने इनका सोल्यूशन डायरेक्टली देख लिया ना, तो ये तो आपके लिए समझ लिया कि गुनाह कबीरा हो गया। क्योंकि यार आपने डायरेक्टली जब उसका सोल्यूशन देख लिया, तो आपने अपना दिमाग तो चलाया ही नहीं ना। अगेन वही बात है ना, आप एक फुटबॉलर को फुटबॉल खेलते हुए देखकर कैसे सीखेंगे? तो ये बड़ा, और अगेन जब आप ये वाली हरकत करते हो ना कि आप बार बार सोल्यूशन देख लेते हो फ़ौरन से, आप अपने दिमाग की सोचने की सलाहियत ही मार देते हो, आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कैपेसिटी को ही मार देते हो, और आपने आईक्यूब का वो सवाल एक तरीके से ज़ाया कर दिया, आपने वो होमवर्क क्वेश्चन ज़ाया कर दिया। अब वो क्वेश्चन आपको आगे जाके क्या ही सिखाएगा, आपने उसका सोल्यूशन देख लिया। तो अगर आपने एक कॉन्सेप्ट देखा, उसका एक क्वेश्चन कवर किया, अब उस जैसे मजीद क्वेश्चन हैं, भले वो मैंने सॉल्व करवाए हो ना सॉल्व करवाए हो, भले मैंने उसे होमवर्क में दिया हो, आईक्यूब के पास पेपर क्वेश्चन हो, इनके आपने हरगिज सोल्यूशन डायरेक्टली नहीं देखना। आप इन सवाल को सुकून से रीड करें, इन सवालों को पहले खुद से सॉल्व करें। सर बहुत तो बहुत क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम इन सवालों को खुद से रीड करके उस पर 10-15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा लगाओ। क्योंकि वो 10-15 मिनट, पौना घंटा हम जब उस सवाल को देखते हैं, सोचते हैं और शायद नहीं करते, तो हमें लगता है यार ये तो हमारा आधा घंटा ज़ाया हो गया, हमारा पौना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आधा पौना घंटा सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल था, क्योंकि उस आधे पौने घंटे में आपने अपना दिमाग चलाया।
जब आप एक सवाल को देखते हो, उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हो, उसको सॉल्व करने के लिए हाथ पैर मारते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको सॉल्व करना है, मैं कह रहा हूँ कोशिश करनी है। हो सकता है ना हो सर, ना हो हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको सॉल्व ही नहीं किया, डायरेक्टली सोल्यूशन दे दिया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कैपेसिटी डेवलप्ड ही नहीं की। अब जब आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे, अगर हो जाता है वेल एंड गुड है, आंसर को कंपेयर करें आईकेप के आंसर से या मेरे आंसर से, और अगर नहीं होता फिर आपने इसका वीडियो सोल्यूशन या पीडीएफ सोल्यूशन रेफर करना है। लेकिन पहले एक ट्राई खुद करनी है, लाजिम है, इसके बगैर अगेन ये गुनाह कबीरा है हमारे लिए। और यकीन करें मेरा, हो सकता है कि जब आप 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 10 सवाल, 20 सवाल करेंगे, आपसे नहीं होंगे, ये मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हो सकता है शुरू के 5-10 सवाल आपसे ना हो, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपसे सवाल सॉल्व होने लगेंगे। हो सकता है कि शुरू के 5 सवाल हमसे नहीं होंगे, छठा 6 से लेकर 10 तक सवाल 20% होंगे, फिर 30% होंगे, फिर 40% होंगे। एक टाइम इंशाल्लाह ऐसा आएगा जब आप 40-50 सवाल सॉल्व कर चुके होंगे कि अब आप सवालों को 80% खुद से सॉल्व करने लग जाओगे। लेकिन वो डायरेक्टली 80% वाली जो है ना अचीवमेंट हासिल नहीं हो सकती, आपको उसके लिए 0 से 10%, 20%, 30% के सफ़र को गुजारना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि होमवर्क क्वेश्चंस हो गए, सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, और स्पेसिफिकली आईकेप के पास पेपर के क्वेश्चंस हो गए, इनका सोल्यूशन देखना गुनाह कबीरा है। पहले आपने इनको खुद से रीड करना है, खुद से सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर आपने जाके उसको सोल्यूशन रेफर करना है। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर क्लासेस लेते वक्त, लेक्चर्स लेते वक्त ये समझ नहीं आ रहा कि नोट्स कैसे बनाएं। आप तो बुक से पढ़ाते हैं, आपकी नोटिंग्स का क्या करें? देखें, एज अ टीचर मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करता कि जो मेरी नोटिंग्स हैं ना वो आप यूज़ करें। ये तो सच्ची बात है, स्टूडेंट की ज़िद होती है कि सर वो जो आपने क्लास में लिखवाया था उसकी पीडीएफ शेयर कर दें, हमने कॉपी नहीं किया था। लेकिन एज अ टीचर मैं नहीं चाहता, मैं नहीं एडवाइस करता कि आप मेरे नोटिंग्स को इस्तेमाल करें। मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने हाथ पैर मारने की, और आप कह रहे हैं कि सर मैं अपनी आपकी पीडीएफ और आपकी स्मार्ट नोटिंग को इस्तेमाल कर लूँ। दिस इज़ यूजलेस फॉर यू। आपने क्या करना है? सर हमने लेक्चर अटेंड करते वक्त अपने सामने बुक ओपन रखनी है, हर चैप्टर में हर कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हुए बुक में जो पीपीटी है वहीं से लेक्चर चल रहा होता है। जो बातें बुक में लिखी हैं, जो बातें लेक्चर में बताई जा रही है, उनको दोबारा से कॉपी करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं, वो तो बुक में लिखा हुआ है ना। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को बताते हुए मैं वर्बली कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कुछ और हिंट पॉइंट दे रहा हूँ, कुछ की बातें बता रहा हूँ, वो आप अपने पास लिखते जाएं। आप बहुत सारी चीज़ें नोट करते हैं कि यार ये वाली बात सर ने अच्छी बताई है, ये लिखी भी नहीं है, मैं उसको लिख लूँ। तो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में आपको स्मार्ट हैंडआउट को या स्मार्ट स्लाइड को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आपकी बुक में ऑलरेडी है, उसमें जो मैंने एग्जाम्पल्स दी, उसमें जो मैंने सिचुएशंस बनाई, उसमें जो मैंने की पॉइंट्स बताए, वो चीज़ आपने लिखनी है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपने उससे कंप्लीटली अपना रजिस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, रजिस्टर में वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली नोट करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप मेरी नोटिंग्स पर रिलाई नहीं करेंगे। हाँ, सॉल्यूशन आपने देखा, अब आप उसे अपने हाथ से ज़रूर कॉपी करेंगे, सॉल्व करेंगे।